कुंती अपने परिवार के साथ काफी खुश थी और वो खुश होती भी क्यों नहीं। आखिर कुंती के बड़े बेटे राहुल ने अपने पिता के बाद अपना घर इतने अच्छे से जो संभाला था। ऐसे ही एक दिन राहुल शाम को अपने घर आता है और कुछ समय बाद सभी एक साथ बैठते हैं। सब एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। अगर कुंती के घर में कोई नहीं था तो वो था उसका छोटा बेटा। अपने छोटे भाई को घर में ना देखकर राहुल अपनी पत्नी मीनाक्षी से कहता है, मीनाक्षी, वरुण कहाँ गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं राहुल, वरुण कहाँ गया? सुबह से ही गायब है। उसको फोन भी कर रही हूँ लेकिन फोन भी नहीं उठा रहा है। माँ, वरुण आपको कुछ बता कर गया है क्या? अरे नहीं बेटा, वरुण ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। पता नहीं वो ऐसी कौन सी संगति में पड़ गया है जो घर से पूरा पूरा दिन गायब रहता है। मुझे तो उसकी बड़ी चिंता होती है। अपनी माँ और पत्नी की बात सुनकर राहुल गुस्से में आ जाता है और वो लगातार वरुण को फोन पर फोन करता है। वो फोन कर ही रहा था तभी वरुण एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में अपने घर आता है। वरुण को इस तरह शादी के जोड़े में एक लड़की के साथ देखकर कुंती, राहुल और मीनाक्षी तीनों ही हैरान हो जाते हैं। ये क्या देख रहा हूँ मैं? तू शादी के जोड़े में? और ये लड़की कौन है? भैया, मैं इससे प्यार करता था। इसका नाम राधा है। आप लोग शादी के लिए नहीं मानते, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। क्या? शादी कर ली? अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हारी उम्र क्या है अभी? अभी तो तुम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो और अभी शादी कर ली? हे भगवान, तेरे दिमाग पर पत्थर पड़ गया था क्या जो इतने कम उम्र में तूने शादी कर ली? खुद की तो जिंदगी खराब कर ही ली, साथ ही तूने इस बच्चे की भी जिंदगी खराब कर दी। नहीं मम्मी जी, मेरी जिंदगी खराब नहीं हुई, बल्कि मेरी जिंदगी तो संवर जाएगी आप लोगों के घर में आकर। राधा की बात सुनकर अब सब चुप हो जाते हैं, लेकिन अब भी सब गुस्से में थे। कोई उनको अंदर नहीं आने दे रहा था, लेकिन मीनाक्षी अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाकर उसे घर में ले आती है और सभी को समझाती है। मम्मी जी, वरुण और राधा दोनों ही छोटे हैं। उन्होंने बचपन में एक दूसरे से शादी कर ली, लेकिन हम तो समझदार हैं ना। हम जानते हैं शादी ब्याह जिम्मेदारी है, इसलिए हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो आने वाले समय में गलत कदम ना उठा ले। मीनाक्षी की बात से अब सभी सहमत होते हैं और उसकी बात मान जाते हैं और ना चाहते हुए भी अब सबको वरुण और राधा को माफ करना पड़ता है। कुंती राधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। ऐसे ही एक दिन सभी बैठे होते हैं, तभी वहाँ मीनाक्षी का बेटा राज आता है। माँ, पापा, स्कूल की फीस भरने का समय आ गया है। आज सर बोल रहे थे। बेटा, तू अपने स्कूल की फीस की चिंता क्यों करता है? मैं हूं ना, कल तेरे स्कूल की फीस जमा हो जाएगी, जा। राहुल की बात सुनकर राज वहां से चला जाता है। अगले दिन जैसे ही राहुल की फीस भर के वो घर की ओर लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। राहुल की मौत का सदमा मीनाक्षी बर्दाश्त नहीं कर पाती। समय गुजरता है और समय के साथ मीनाक्षी के घर की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। भाभी, कब तक आप इस तरह उदास बैठी रहेंगी? जरा राज की तरफ देखो, उसे आपकी जरूरत है भाभी, और उसके साथ हमें भी आपकी जरूरत है। वरुण की बात सुनकर मीनाक्षी अपने आंसू पोंछती है। तुम सही कह रहे हो वरुण, मेरे घर को मेरी जरूरत है। भाभी, घर के जैसे हालात है, इन्हें देखकर मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कहीं ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। अरे ये कैसी बात कर रहे हो तुम? अभी तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और इसी बीच पढ़ाई छोड़ के नौकरी करोगे? बहू, वरुण सही कह रहा है, क्योंकि अभी राज भी छोटा है और घर को संभालने वाला तो फिर माँ जी। भाभी, आप नहीं चाहती ना कि मैं पढ़ाई ना छोड़ूं? ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। वरुण अपनी बात खत्म करके वहां से चला जाता है। राहुल के मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मीनाक्षी के ऊपर आ जाती है। मीनाक्षी का घर अब उसकी पेंशन से चलने लगा था। समय गुजरता है, पर समय के साथ मीनाक्षी की पेंशन कम पड़ती जाती है, क्योंकि वरुण, राधा और घर के बाकी लोग फालतू के खर्चे शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन मीनाक्षी अपने कमरे में बैठकर अपनी आई हुई पेंशन गिन रही थी, तभी वहाँ राधा आती है और अपनी जिठानी से कहती है, दीदी, मैं क्या कह रही थी कि घर में काफी समय से कुछ अच्छा नहीं बना, क्यों ना आज हम पनीर बना ले? वैसे भी ना वरुण का पनीर खाने का बहुत मन है। राधा की बात सुनकर मीनाक्षी पैसों की तरफ देखती है। राधा, आज रहने देते हैं, पैसे कम पड़ रहे हैं। राज की फीस भी बनी है और राशन भी भरवाना है, प्लीज समझो। दीदी, आप इतने पैसों में से अगर मुझे 200 रुपये दे देंगी तो क्या आपके पैसे कम पड़ जाएंगे? खैर, आपसे तो किसी चीज की उम्मीद ही नहीं कर सकती मैं।
राधा अपनी जेठानी की एक नहीं सुनती और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उसकी ऐसी बात सुनकर मीनाक्षी की आंखें भर आती है, पर वो उस समय कुछ नहीं बोल पाती। कुछ देर बाद राज स्कूल से घर आता है और रोते हुए अपनी माँ मीनाक्षी के गले लग जाता है। राज, क्या हुआ? तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? माँ मुझे स्कूल से डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्या? पर क्यों? फीस ना भरने के चलते सर ने मुझे खड़ा कर मेरा मजाक बनाया और गुस्से में मैंने सर को धक्का दे दिया। राज की बात सुनकर मीनाक्षी अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। पैसे ना होने की वजह से राज को भी बाहर काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, जिस कारण उसने गलत कदम उठाया। ये देखकर मीनाक्षी को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो सीधा वरुण के पास जाती है, जहां वो राधा और वरुण की बातें सुन लेती है। बस अब और नहीं वरुण जी, जब तक जेठ जी जिंदा थे तब तक दीदी का मुंह तक नहीं खुलता था, लेकिन अब तो कैंची की तरह जुबान चल रही है उनकी। एक बात बताओ, अब बाहर जाकर काम क्यों नहीं करते? और कब तक आप घर वालों से छुप छुप कर यूं इस तरह काम करते रहेंगे? अरे कभी तो आप सबको बताएंगे ना कि आप भी काम कर रहे हैं। अरे धीरे बोलो ना राधा, दीवारों के भी कान होते। अगर यहाँ किसी ने सुन लिया ना कि मैं घर से ही काम कर रहा हूँ तो मुझे भी इस घर में पैसे देने पड़ेंगे। और मैं भैया की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ जो हर चीज़ घर के लिए न्यौछावर कर दूँ। अरे मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है जो मुझे निभानी है, जैसे कि तुम माँ। वरुण की बात सुनकर मीनाक्षी को एक धक्का लगता है और वो उन सब चीज़ को याद करती है जो राहुल और उसने मिलकर वरुण के लिए की थी। वरुण की बात सुनकर मीनाक्षी अपने कमरे में जाती है और राहुल की फोटो लेकर फूट फूट कर रोने लगती है। जिस वरुण को मैंने अपने बेटे की तरह पाला, जिसको किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, आज वो मुझे और मेरे बेटे को ही देखना पसंद नहीं कर रहा। मीनाक्षी रोते हुए खुद से बात कर रही थी, तभी वहाँ राज आ जाता है और अपनी माँ को इस तरह रोता देख वो अपनी माँ से रोने का कारण पूछता है। उसके पूछने पर मीनाक्षी उसको सब कुछ बता देती है, जिस पर राज अपनी माँ से कहता है, माँ अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मैं कमाऊंगा और हमारे घर को मैं संभालूंगा। नहीं बेटा, मैं तेरी पढ़ाई बीच में बंद नहीं करवा सकती, चाहे मुझे इस घर में रहना पड़े या ना रहना पड़े। इतना बोलकर मीनाक्षी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और सभी घर वालों को बुलाती है। क्या हुआ भाभी, आपने अचानक सबको इस तरह क्यों बुलाया? जरा रुकिए देवर जी, माँ जी को भी आ जाने दीजिए, तब उनके सामने ही सारी बात होगी। मीनाक्षी के इतना बोलते ही कुंती भी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ बहू, अचानक तूने हम सबको ऐसे क्यों बुलाया? माँ जी, अब मुझसे इस घर का खर्चा नहीं उठ पाता। वो तो मेरे पति बेवकूफ़ थे जो उन्होंने इस घर के लिए इतना किया। क्यों देवर जी, सही कह रही हूँ ना मैं? खैर, अब मुद्दे की बात पर आती हूँ। मैं इस घर में 1 रुपया भी खर्च नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी सारी पेंशन राज की फीस में जाएगी और अब से इस घर में वरुण भी उतना ही पैसा देगा जितना कि मैं। भाभी आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो कमाता भी नहीं, कहाँ से पैसे दूंगा? देवर जी, मुझे आपका सच पता चल चुका है, इसलिए भोले बनने का नाटक मत कीजिए। इतना बोलकर मीनाक्षी कुंती को सारी बात बता देती है। ये सुनकर कुंती को भी बुरा लगता है, पर वो करती भी तो क्या। मीनाक्षी की बात सुनकर राधा गुस्से में कहती है, हाँ तो अगर ये घर से काम कर रहे हैं तो इसमें खराबी क्या है? खराबी कुछ नहीं है राधा, बस अब से वरुण भी इस घर में पैसे देगा और अगर तुम्हें मेरे और मेरे बेटे से इतनी ही परेशानी है तो मैं आज ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मीनाक्षी अपने बेटे के साथ घर छोड़कर चली जाती है, पर कुंती कुछ नहीं बोल पाती और इस तरह कुंती का एक हंसता खेलता परिवार राहुल के जाने के बाद टूटकर बिखर जाता है। एक सुबह अचानक रमेश के पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। ओए मर गया मैं, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तभी उसकी पत्नी कोमल दौड़कर उसके पास आती है। क्या हुआ रमेश, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? अरे क्या बताऊं, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जल्दी से डॉक्टर के पास चलो। उसके बाद दोनों पति पत्नी घर के पास मौजूद क्लिनिक में पहुंच जाती हैं। डॉक्टर साहब, जल्दी से मेरा इलाज करिए, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब मुझसे ये दर्द सहा नहीं जाता, जल्दी से कोई इंजेक्शन लगा दीजिए। ठहरो जरा, ऐसे कैसे इंजेक्शन लगा दूं? मजाक है क्या? पहले मुझे तुम्हारा चेकअप करने दो। डॉक्टर रमेश का चेकअप करना शुरू कर देते हैं। चेकअप के बाद डॉक्टर अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आपके होश क्यों उड़े हुए हैं? मेरी बात सुनने के बाद तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे बेटा। आखिर मुझे ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है, जरा बताइए तो।
बेटा, तुम्हारे पेट में बच्चा है। समझ में नहीं आता क्या कहूँ, तुम माँ बनने वाले हो या बाप। ये तो दुनिया का पहला केस है। मेरा सर घूम रहा है, तुम दोनों जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ ये सुनते ही कोमल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे भगवान, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ। ये बात बिल्कुल सच है, तुम्हारे पति के पेट में बच्चा है। अब इसका अच्छी तरह ख्याल रखना और इसे पौष्टिक आहार खिलाना। चलो तुम दोनों निकलो यहाँ से। उसके बाद दोनों पति पत्नी मुंह लटकाए अपने घर पहुंचते हैं। तभी रमेश की माँ मालती उन दोनों से कहती है, अरे क्या हुआ, तुम दोनों इस तरह मुंह लटका कर क्यों आए हो? अनर्थ हो गया मम्मी जी, रमेश के पेट में बच्चा है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? अरे भला ऐसा कभी हो सकता है क्या? मम्मी जी, डॉक्टर ने इनकी जांच की है। डॉक्टर ने हमें बताया कि इनके पेट में बच्चा है। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? अब मैं घर के बाहर कैसे निकलूंगी? लोग मुझसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे, क्या जवाब दूंगी उन्हें? मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ रमेश दुखी होकर अपने कमरे में चला जाता है। देखते ही देखते ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और लोग रमेश के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। क्यों रे कोमल, मैंने सुना है तेरे पति के पेट में बच्चा पल रहा है। आखिर ये सब कैसे हो गया? मैं तो तेरे पति को बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ भी कर सकता है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि ये बच्चा पैदा कैसे होगा, और अगर हो भी गया तो रमेश उसका बाप कहलाएगा या माँ? सोचकर हंसी आती है। अपनी सहेलियों की ये सारी बातें सुनकर कोमल को बहुत बुरा लगता है। वो चुपचाप अपने घर चली जाती है। इस तरह हमेशा कोमल को अपनी सहेलियों के ताने सुनने पड़ते थे। दूसरी तरफ आसपास की औरतों ने मालती का जीना हराम कर रखा था। फिर एक दिन ऑफिस में रमेश का बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाता है। सुनो रमेश, मुझे पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट हो गए हो। देखो, ये बात सुनने में बहुत ही अजीब लग रही है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तरह का कोई आदमी मेरे ऑफिस में काम करे। इससे मेरी बड़ी बदनामी होगी, इसलिए कल से तुम्हें काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो फिर मेरा गुजारा कैसे होगा? यह सब तो तुम्हें अपने पेट में बच्चा लाने से पहले सोचना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी कंपनी के साथ साथ अपनी बदनामी नहीं करवाना चाहता। चला जाओ यहाँ से। रमेश अपने बॉस के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसका बॉस उसकी एक नहीं सुनता और उसे काम से निकाल देता है। बेचारा रमेश दुखी होकर अपने घर लौट जाता है। हे भगवान, ये मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है? पहले ही मैं लोगों के ताने सुन सुनकर तंग आ गया हूँ, ऊपर से मेरे बॉस ने मुझे काम से निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगा? देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं, जिसके साथ साथ रमेश के पेट का आकार भी बड़ा हो जाता है। फिर एक दिन, रमेश, घर का राशन ख़त्म होने वाला है, जाकर दुकान से राशन ले आ। रमेश जनाना चाल में चलते हुए अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं तो आराम करना चाहती हूँ। रमेश को एक औरत की तरह बर्ताव करते देख मालती अपना सर पीटने लगती है। हे भगवान, अब तो मेरा बेटा पूरी तरह औरत बन गया है। इसकी चाल ढाल और इसके बोलने का ढंग पूरी तरह बदल चुका है। क्या करूं मैं अब? इस तरह रमेश की वजह से उसके घर वाले दिन ब दिन परेशान होते जा रहे थे। फिर एक दिन बहुत सारे लोग रमेश के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। आप लोग कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? हम सब तुम्हारे प्रेग्नेंट पति को देखने आए हैं। हाँ, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है। मैं भी तो देखूं एक प्रेग्नेंट आदमी कैसा दिखता है। अरे, वो कोई अजूबा है क्या जो तुम सब इस तरह की बातें कर रही हो? हाँ, अजूबा ही तो है। दुनिया का पहला आदमी जो माँ बनने वाला है। हम उसके साथ ना एक सेल्फी लेना चाहते हैं। चलो हटो, हमें तुम्हारे पति के साथ सेल्फी लेने दो। इस तरह वहाँ मौजूद सभी लोग रमेश को ज़बरदस्ती पकड़कर उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं। फिर तो ये आए दिन की बात हो जाती है। रोज़ रमेश के घर पर लोगों का तांता लगने लगता है। दूसरी तरफ रमेश के घर वालों की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वो शर्म के मारे घर से बाहर निकलने से भी डरते थे। ये सब देखकर रमेश को बहुत दुख होता है। मेरा घर मेरी वजह से बर्बाद हो गया। मैं और ये जिल्लत की ज़िंदगी नहीं जी सकता।
मैं अभी आत्महत्या करके ये सारा झंझट ही खत्म कर देता हूँ। इसके बाद रमेश अपने कमरे में जाकर एक बड़ी सी रस्सी अपने गले में पहन लेता है और फांसी लगाने की तैयारी करने लगता है। रमेश पंखे पर जैसे ही लटकने वाला था कि तभी बिस्तर पर सो रही कोमल की सास मालती उसके ऊपर पानी डालकर चिल्लाने लगती है। अरे उठ जा बहू, कितना सोती है। आज तेरी डिलीवरी का दिन है, डॉक्टर ने आज की डेट दी थी ना, चल हॉस्पिटल जाना है। तभी वहां रमेश आ जाता है। चलो कोमल, तुम्हें अस्पताल छोड़कर मुझे ऑफिस के कुछ काम भी खत्म करने हैं। रमेश को देखकर कोमल जोर जोर से हंसने लगती है। अरे क्या हुआ, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, इस तरह बत्ती सी क्यों दिखा रही है? कुछ नहीं, एक मजेदार सपना देख रही थी। उस दिन करवा चौथ का त्योहार था। ममता अपनी तीनों बहुओं के साथ मिलकर पूजा की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर हांफता हुआ एक आदमी आता है। ममता आंटी, घर लौटते समय सोमनाथ चाचा की कार का एक्सीडेंट हो गया है। नदी में डूबने से उनकी मौत हो गई। लोगों ने उनकी लाश को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी लाश कहीं नहीं मिली। ये सुनते ही ममता बेशुद्ध होकर गिर पड़ती है। फिर कुछ दिनों के बाद ममता की हालत में थोड़ा सुधार आता है, लेकिन ममता के पति सोमनाथ के मरने के बाद से उसकी तीनों बहुओं ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, तुम में से कोई जाकर मेरे लिए अदरक वाली चाय बना दो। अरे क्या हुआ बहू, तुम पागलों की तरह क्यों हंसने लग गई? अरे बुढ़िया, तेरी सरकार खत्म हो गई, अब इस घर में हमारी सरकार चलेगी। बात करने की तमीज भूल गई है क्या? मुझसे इस तरह से बात कैसे कर सकती है? ए बुढ़िया, ज्यादा अकड़ मत दिखा। तेरा पति मर चुका है और अब हम तीनों इस घर की मालकिन हैं। अगर तुझे इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से चलना होगा। ये देख, हमने तेरे लिए नियमों की लिस्ट बनाई है। तुझे सुबह उठकर पूरे घर की साफ सफाई करनी होगी, फिर सबके लिए खाना बनाना होगा, उसके बाद तुझे हम सबके कपड़े धोने होंगे। इस तरह सारा दिन घर के काम करने के बाद रात को हम तीनों के पैर दबाने होंगे। तुम तीनों बहुत बकवास कर रही हो ना। ठहरो, मैं अभी अपने बेटों से तुम्हारी शिकायत करती हूँ, वही तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउटेला है। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ 1000 प्लस लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? अभी खेलें और iPhone 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। उसके बाद ममता अपने तीनों बेटों को आवाज़ देकर वहाँ बुलाती है। ये तीनों मुझसे बदतमीजी से बात कर रही है। इतना ही नहीं, ये तीनों मुझे इस घर की नौकरानी बनाना चाहती है। बेटा, तुम तीनों इन्हें एक एक थप्पड़ लगाकर इनकी अकल ठिकाने लगा दो। अरे माँ, ये तीनों जो भी कर रही है तुम्हारे भले के लिए तो कर रही है। वैसे भी इस उम्र में तुम्हें काम करना चाहिए, वरना तुम्हारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। हाँ माँ, भैया बिल्कुल ठीक कहते हैं। तुम रोज घर के काम करो, तभी तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी। और वैसे भी हमारी पत्नियाँ तो बहुत समझदार है, ये जो भी करती है सही करती है। ममता समझ जाती है कि उसके तीनों बेटे पूरी तरह अपनी अपनी पत्नियों के वश में हो चुके हैं। ममता के सामने और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उस घर में एक नौकरानी बनकर वो जीने लगती है। बेचारी ममता सारा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती और शाम को तीनों बहुएं उससे अपने पैर दबवाती। अरे बढ़िया, ठीक से दबाना, तेरे हाथों में ताकत नहीं है क्या? ये देख, मैंने अपने पास ना छड़ी रखी है, ठीक से हमारे पैर दबा वरना तेरी पिटाई हो जाएगी। अपने साथ ऐसा व्यवहार होते देख ममता की आंखों में आंसू छलक आते हैं, लेकिन वो मन मार कर तीनों के पैर दबाना जारी रखती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन ममता को तेज बुखार हो जाता है, लेकिन उसकी तीनों बहुओं को उस पर जरा भी तरस नहीं आता। अरे इतना धीरे धीरे काम क्यों कर रही है? जल्दी से ये काम खत्म कर
और उसके बाद हमारी साड़ियाँ प्रेस कर दे, हमें आज पार्टी में जाना है। बहू, मैं घर के सारे काम कर दूंगी, बस मेरे लिए दवाई ला दे। सुबह से मेरी तबीयत बहुत खराब है। अरे दवाई फोकट में आती है क्या? चुपचाप अपना काम कर, हम तेरा कोई बहाना नहीं सुनने वाले। हाँ बेटा सुरेश, मेडिकल से मेरे लिए बुखार की दवाई ला दे, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अरे माँ, तुम्हारा ये बेकार का नाटक बंद करो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम काम से बचने के लिए तबीयत खराब होने का बहाना बना रही हो। माँ चुपचाप काम करो, वरना ये तीनों तुम्हारी खूब पिटाई करेंगी, और इस उम्र में मार खाते हुए तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? इतना कहकर ममता के तीनों बेटे बाहर चले जाते हैं। फिर मजबूर होकर ममता घर के काम करने लगती है। लेकिन देखते ही देखते कुछ दिनों में ममता की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो पूरी तरह बिस्तर पकड़ लेती है। अरे ये क्या, ये तो बुरी तरह बीमार पड़ गई है, अब घर के काम कौन करेगा? अरे काम को मारो गोली, अगर ये मर गई तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, हमें इसका इलाज करवाना ही पड़ेगा। उसके बाद वो तीनों ममता को डॉक्टर के क्लिनिक में ले जाती है। इनकी हालत तो बहुत खराब है, आप तीनों को इन्हें पहले लेकर आना चाहिए था। अरे डॉक्टर साहब, ये लेक्चर बंद करिए और इसे कोई इंजेक्शन या दवाई देकर जल्दी से ठीक कर दीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, हमारे घर में बहुत काम पड़ा है, जल्दी से ठीक कीजिए। अरे तुम तीनों कैसी बेरहम हो, ये बेचारी मरने की कगार पर पहुंच गई है और तुम्हें घर के काम की पड़ी है। देखो, मैं इनका इलाज नहीं कर सकता, ये बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, इन्हें किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ। डॉक्टर की बात सुनकर ममता की तीनों बहुएं चिंता में डूब जाती है। फिर वो तीनों ममता को लेकर घर चली जाती है। अगर हम माँ को बड़े अस्पताल में ले गए तो अस्पताल वाले इनके इलाज का लंबा चौड़ा बिल बना देंगे। हाँ जेठ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये प्राइवेट अस्पताल वाले ना कसाई से कम नहीं होते, लोगों की जिंदगी भर की कमाई निचोड़ लेते हैं। क्या तुम लोग भी, इस बुढ़िया के ऊपर 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है, इसे ले जाकर पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं। लोग उसे कहेंगे मंदिर में दर्शन करने गई थी माँ जी और पैर फिसल गया। अरे वाह भाभी, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी, सच में तुम बहुत होशियार हो। उसके बाद वे सभी ममता को दूर पहाड़ की चोटी पर ले जाते हैं। अरे तुम सब मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे यहाँ बहुत ठंड लग रही है, मुझे वापस घर ले चलो। चिंता मत कर बुढ़िया, थोड़ी ही देर में तुझे सारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। उन सब के चेहरों पर अजीब सी मुस्कान देखकर ममता समझ जाती है कि वो सभी उसे जान से मारने के लिए वहाँ लेकर आए हैं। अरे अब हम सब यहाँ खड़े खड़े किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो इस बुढ़िया को नीचे फेंककर इसका काम तमाम करो। और फिर वो सभी ममता को खाई में फेंकने के लिए उठा लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ ममता का पति सोमनाथ आ जाता है। ठहर जाओ जालिमो, मेरे रहते कोई मेरी पत्नी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सोमनाथ को जिंदा देख उसके बेटे और बहुओं के होश उड़ जाते हैं। सुरेश हकलाते हुए कहता है, पिताजी, आप तो नदी में डूबकर मर गए थे ना? अरे नालायक, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं। मैंने तुम सबको परखने के लिए अपनी मौत की झूठी बात फैलाई थी। मैं देखना चाहता था कि मेरी मौत के बाद तुम सब तुम्हारी माँ के साथ कैसा बर्ताव करते हो, लेकिन तुम सब तो मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा दुष्ट निकले। पिताजी, आप हमें गलत समझ रहे हो। देखिए, मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। मेरे सामने ज्यादा कलाकारी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना थप्पड़ मारकर तेरा गाल लाल कर दूंगा। अरे ये तीनों तो दूसरे घर से आई हैं, लेकिन तुम तीनों को तो ममता ने अपनी कोख से जन्म दिया है ना, फिर भी तुम तीनों ने अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया। तुम्हें तो बेटा कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। तभी तीनों बहुएं एक दूसरे को आंख मारकर सोमनाथ और ममता के पैरों पर गिरकर झूठ मूठ कर रोने लगती है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़े भूल हो गई। हाँ बाबूजी, हमें सुधरने का एक मौका दीजिए, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब बहुत देर हो चुकी है, तुम चुड़ैलों के आंसू देखकर मैं नहीं पिघलने वाला। मैं तुम सभी से नफरत करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा। इसलिए मैं तुम सबको इसी वक्त अपनी सारी संपत्ति से बेदखल करता हूँ। निकल जाओ यहाँ से सब, और दोबारा हमें कभी अपनी शक्ल मत दिखाना।
सभी उदास होकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी ममता उन्हें रोक लेती है। नहीं नहीं मेरे बच्चों, मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मालती, पागल हो गई हो क्या? इन सब ने तुम पर इतना अत्याचार किया, फिर भी तुम इनके साथ रहना चाहती हो? बच्चे तो गलती करते हैं जी, लेकिन माता पिता का फर्ज है कि वो अपने बच्चों की गलती माफ़ करके उन्हें सही राह पर लाए। मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन मेरी बहुओं और बेटों का स्वभाव पूरी तरह बदल जाएगा और ये सब भी अच्छाई की राह पर चलेंगे। लेकिन ममता, इन सब की शक्ल देखकर मेरा खून खौल रहा है। मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी अपने बच्चों के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। आप अकेले ही रहिए। ममता अपने बेटे और बहू के लिए अपने पति से लड़ने लगती है और फिर आखिरकार हार मानकर सोमनाथ सभी को माफ़ कर देते हैं। ममता की अच्छाई देख उसकी तीनों बहुओं की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं और वे तीनों ममता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। ममता के बेटों को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो तीनों भी अफसोस करने लगते हैं। तुम्हारी सारी बुराइयां तुम्हारे आंसुओं में बह गई बच्चों। अब हम एक नई शुरुआत करेंगे। चलो घर चलते हैं। उसके बाद ममता के बेटे उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ले जाकर उसका इलाज करवाने लगते हैं और कुछ दिनों के इलाज के बाद ममता पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। ये देखकर उसके तीनों बेटे और बहुएं बहुत खुश होते हैं और इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और ममता अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। कहने को तो रजत और सुषमा की शादी को पूरे 2 साल हो चुके थे, लेकिन उन दोनों के बीच कभी बनती नहीं थी। रजत और सुषमा के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता था। इसकी वजह से रजत की माँ यानी कि सुषमा की सास शीला जी बड़ी परेशान थी। उन्हें हमेशा लगता था कि दूसरे घरों की तरह उनकी बहू और बेटे के बीच भी प्यार बना रहे और घर में सुख शांति रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। एक दिन सुबह के वक्त, माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना दीजिए। बेटा आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो सुषमा को बोल देना, वो तेरे लिए नाश्ता बना देगी। अरे माँ, उसके हाथ का नाश्ता करने से बेहतर होगा कि मैं भूखा ही ऑफिस चला जाऊँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है सुबह सुबह तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने का। अरे जाओ जाओ बाहर जाकर खाओ, तुम्हें तो वैसे भी बाहर के खाने का बहुत शौक है ना। बाहर खाने का शौक नहीं है, जब बीवी को कुछ बनाना ही ना है, उस पर कोई गुण ही ना हो, तो पति बाहर जाकर ही खाएगा ना। मुझ में कमी निकालने से पहले जरा अपनी तरफ देख लो। तुम क्या हो, हैं? आए बड़े मेरे गुण के बारे में बात करने वाले। अरे तुम फिर शुरू हो गए। कभी तो पति पत्नी की तरह प्यार से रहा करो। ये दिन देखने के लिए तुम्हारी शादी थोड़ी ना करवाई थी। मम्मी जी, अगर समझाना है तो अपने बेटे को समझाओ। जब देखो तब मेरे काम में मीन मेक निकालता रहता है। मम्मी, अगर मुझे पता होता ना कि इसका नेचर ऐसा है तो मैं कभी इस लड़की से शादी ही नहीं करता। इतना कहकर रजत गुस्से में घर से चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउटेला है। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ 1000 प्लस लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेलें और आईफोन 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। शीला एक बार फिर अपने बहू और बेटे का झगड़ा देखकर बहुत दुखी होती है और उदास होकर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद, सुषमा बहू, वो मंदिर में पुजारी जी ने बहुत अच्छा सत्संग करवाया है, मैं वो सुनने जा रही हूँ। बेटा 2 घंटे में आ जाऊँगी, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, आप जाकर आइए, मैं तब तक घर का सारा काम कर लेती हूँ। बेटा तुम जितनी अच्छी तरह मेरे साथ रहती हो, रजत के साथ भी रह लिया करो ना। देखो पूरी ज़िंदगी तुम्हें उसके साथ गुजारनी है, मेरे साथ नहीं। मम्मी जी, आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती हैं, मेरा ख्याल रखती हैं, इसलिए मैं आपके लिए अच्छी हूँ।
लेकिन आप अपने बेटे को जानती है ना, दिन रात मुझे बस ताने मारते रहते हैं। मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन अगर तुम लोग इसी तरह झगड़ते रहे तो मेरे जाने के बाद क्या होगा? मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगी बेटा। मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, अभी आप सत्संग में जाइए, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। कुछ देर के बाद शीला सत्संग में पहुंचती है और वहां जाकर अपनी परेशानी पुजारी जी से कहती है। पुजारी जी, घर में सब कुछ ठीक है, बस बहू और बेटे के बीच बनती नहीं। समझ में नहीं आता कि इस परेशानी को कैसे दूर किया जाए। ये बताओ बहन कि क्या तुम्हारे बहू और बेटे के बीच कोई बहुत बड़ा मामला है? ऐसी क्या बात है, किस बात को लेकर झगड़ते हैं दोनों? अरे कोई बात नहीं है पुजारी जी, बस छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए ना तो कोई बड़ी बात तो है ही नहीं जिसके लिए उन दोनों को झगड़ा करना पड़े। उन दोनों की कोई संतान है या नहीं? और शादी को कितना वक्त हुआ? शादी को तो 2 साल से ऊपर हो गए पुजारी जी। संतान तो तब होगी ना जब दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से बैठकर बात करेंगे। अब वो तो एक दूसरे की शक्ल तक देखना बर्दाश्त नहीं करते। देखो, अगर तुम अपने बहू और बेटे की ज़िंदगी अच्छी करना चाहती हो तो तुम्हें अपने बहू और बेटे को इस बात को समझाना होगा कि वो एक संतान को जन्म दे। पुजारी जी, क्या इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि जब एक संतान जन्म लेती है तो वो अपने माता और पिता के बीच के संबंध को पहले से ज़्यादा मजबूत कर देती है। मेरी बात मानो और देखना, कुछ ही दिन में तुम्हारे घर में खुशहाली होगी। शीला अपने घर लौट आती है और रजत और सुषमा को अपने पास बुलाती है। क्या हुआ माँ, क्या बात करनी है? देखो बेटा, तुम दोनों की आपस में बनती नहीं, ये बात मैं अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मुझे एक पोता या पोती दे दो। तुम्हें झगड़ना है तो तुम झगड़ो, कम से कम मेरा बुढ़ापा तो अपने पोते पोती के साथ अच्छे से गुजर जाएगा। मम्मी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? जो इंसान मुझसे प्यार से बैठकर बात नहीं कर सकता, उसके साथ बच्चा पैदा करना? अरे माँ, बेकार की जिद करो ही मत, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। शीला समझ चुकी थी कि उसकी समझाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। और फिर अगले दिन मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। ऐसा लगता है अब मैं बचूंगी नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है बेटा। अचानक से क्या हो गया माँ को? माँ, आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई? कुछ नहीं जानती मैं, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। रजत और सुषमा शीला को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। देखिए, आपकी माँ की हालत बहुत ख़राब है, लगता है काफ़ी तनाव में है और इसी वजह से उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है। आप इन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए, बाकी दवाइयाँ मैंने दे दी है। रजत और सुषमा शीला को घर लेकर आते हैं। क्या हुआ मम्मी जी, आपको किस बात का तनाव है? देखिए, अगर आप ऐसे ही परेशान रहेंगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बेटा, अब पता नहीं मैं कितने दिन की मेहमान हूँ, बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दो, मुझे एक पोता या पोती दे दो। ठीक है माँ, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम इस बारे में सोचेंगे। धीरे धीरे शीला की तबीयत ठीक हो जाती है और कुछ ही दिनों के बाद सुषमा उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर शीला बहुत खुश होती है। एक दिन सुबह के वक्त, मम्मी जी, मेरा बहुत जी घबरा रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, बहुत कमज़ोरी भी महसूस हो रही है। क्या हुआ सुषमा, ठीक तो हो तुम? अब मैं एक काम करता हूँ, ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। वैसे भी तुम घर का काम नहीं कर पाओगी और माँ की तबीयत भी अभी अभी ठीक हुई है। हाँ बेटा, यही ठीक रहेगा। तू ज़रा सुषमा की मदद कर दे और उसका ख्याल रख बेटा। ये लो सुषमा, तुम कुछ खा लो, ऐसी हालत में भूखे रहना ठीक नहीं है। लगता है पुजारी जी की बात सही साबित हो रही है। रजत अब सुषमा का ख्याल रखने लगा है। कुछ दिनों के बाद, रजत, मुझे नींद नहीं आ रही,
बड़ी बेचैनी हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? तुम मुझे बता सकती हो। नहीं, परेशानी कुछ नहीं है, बस वो प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा होता है। सोने में भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही है मुझे। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, हम थोड़ी देर आंगन में टहल कर आते हैं। बाहर की हवा खाओगी तो तुम्हें अच्छी नींद आएगी। रजत सुषमा को लेकर बाहर आंगन में घुमाने के लिए जाता है। शीला अपने कमरे की खिड़की से देखती है। पुजारी जी ठीक कहते थे, ये बच्चा मेरे बहू और बेटे के बीच में प्यार ज़रूर करवा देगा। धीरे धीरे वक्त बीतता है और सुषमा के बच्चा होने का वक्त आ जाता है। हॉस्पिटल में सुषमा एक छोटी सी बेटी को जन्म देती है। मुबारक हो बेटा, तू बेटी का बाप बन गया है। देखना, आज से तेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। माँ देखिए तो ज़रा, कितनी सुंदर बेटी है, बिल्कुल सुषमा जैसी दिखती है। नहीं रजत, इसकी आंखें तो देखिए, ये एकदम आपके जैसी है। बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी पहली औलाद मेरे पति की जैसी ही दिखती हो। सुषमा मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, तुम्हारे काम में हमेशा कमी निकाली। लेकिन आज इतनी सुंदर बेटी देकर तुमने मेरी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत कर दिया। मुझे भी माफ़ कर दो रजत, मैं भी हमेशा आपसे झगड़ा करती रहती थी, लेकिन अब हम दोनों मिलकर अपनी बेटी को बहुत सारा प्यार करेंगे। हाँ, और उसके सामने कभी झगड़ा मत करना, वरना मेरी पोती को लगेगा कि उसके मम्मी पापा हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। हाँ मम्मी जी, अब हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। हमें समझ में आ गया है कि हम कितने गलत थे। इस छोटी सी बच्ची ने आकर मुझे और रजत को वो सिखा दिया जो कोई नहीं सिखा पाया। भगवान, भला हो गरीब पुजारी जी का। 9 महीनों में मेरे बेटे और बहू के बीच की दूरियां कम हो गई। मैं बहुत खुश हूँ।